प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम यानी वक्फ बोर्ड संशोधन के बारे में। अगर हम बात करें तो वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर कानून बनेगा और जो गरीब मुसलमान थे जिनकी देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, अब उनको पूरा फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वक्फ बोर्ड क्या है और इसका इतिहास क्या है और इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव क्या है और इसमें सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, जो संख्या में बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या है। वक्फ बोर्ड में 2 स्तर थे। वे 2 स्तर कौन कौन से थे? केंद्र सरकार का अलग वक्फ बोर्ड था और केंद्र में एक वक्फ बोर्ड हुआ करता था और भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड हुआ करता था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग वक्फ बोर्ड का इतिहास, इससे होने वाला फायदा, इससे होने वाला नुकसान आदि सारी चीजों को देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड का इतिहास देखने वाले हैं। वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है तो इसे देखिए। कहता है, बताते हैं कि 570 ईसा पूर्व, 570 ईस्वी या ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बगीचा हुआ करता था और उस बगीचे से होने वाली आमदनी यानी खजूर बेचकर जो प्रॉफिट या मुनाफा होता था, जो आमदनी होती थी, उस आमदनी से इस्लाम धर्म यानी मुसलमानों की देख रेख की जाती थी, देखभाल की जाती थी, भरण पोषण किया जाता था। अब देखिए, यही आपको लिखा गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय खजूर के पेड़ का एक बाग था जिससे होने वाली आमदनी मदीना के गरीब लोगों, मक्का मदीना, वहाँ के गरीब लोगों की जो है भरण पोषण की जाती थी, मदद की जाती थी। क्या की जाती थी? मदद। अब देखो, ऐसे में और बताया जाता है कि एस अतहर हुसैन और एस खालिद राशिद अपनी किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1200 से 1500 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत, कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के समय में भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था की शुरुआत हुई। भारत में कब शुरुआत हुई? तो दिल्ली सल्तनत के समय शुरुआत हुई और 1200 से 1500 ईस्वी के बीच में हुई। तो वक्फ बोर्ड का इतिहास आपने समझा। पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईसा पूर्व के समय वहां पर वक्फ बोर्ड के बारे में शुरुआत हुई थी, चर्चा हुई। अब देखो, ब्रिटिश राज ने लंदन की प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्यों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया। क्यों अवैध घोषित कर दिया? क्योंकि ध्यान दीजिए, यह ऐसा वक्फ बोर्ड था जो केवल अपनी ही सुनता था। इसका खुद का नियम और खुद का कानून हुआ करता था। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और अंग्रेजों को इससे फायदा नहीं हो पाता था नुकसान के सिवा। इसलिए अंग्रेजों ने इस कानून को, इस वक्फ बोर्ड को अवैध घोषित कर दिया। आगे मैं बताऊं कि आजादी के बाद 1954 भारत देश 1947 में आजाद हुआ और आजादी के कुछ साल बाद, 7 साल बाद 1954 में एक वक्फ एक्ट के नाम से अलग कानून बनाया गया और 1964 में देश में
पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। 1964 में पहली बार देश में एक वक्फ काउंसिल बनाई गई। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हो? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। वक्फ क्या है? अगर हम बात करें जो वक्फ है वो है क्या, ये क्या है, तो मैं आपको समझाऊं। वक्फ एक शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हैं कि वक्फ अरबी भाषा के वाकुफा शब्द से बना हुआ है। वाकुफा शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब देखो इस्लाम धर्म में इस वक्फ को देने लेने यानी दान देने का एक तरीका समझा जाने लगा। ऐसी संपत्ति, वक्फ मतलब ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान दी गई हो, सामाजिक कार्य के लिए दान दी गई हो, उस संपत्ति को हम क्या कहते हैं? वक्फ संपत्ति कहते हैं। दान दी गई संपत्ति में चल संपत्ति और अचल संपत्ति हो सकती है। चल संपत्ति वह संपत्तियां होती हैं जो चलायमान होती हैं, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कुछ भी हो वह चल संपत्तियां होती हैं। अचल संपत्ति भी दान कर सकते हैं, जैसे जमीन या घर या फ्लैट, रिजॉर्ट या कुछ भी, आप ऐसी संपत्तियां अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, आप दान कर सकते हैं और दोनों संपत्ति दान कर सकते हैं। अब देखो दान, जो संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति होता है, जो संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति निर्णय लेता है कि मैं अपनी संपत्ति को किस काम के लिए देना चाहता हूं। स्कूल के लिए देना चाहता हूं। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी धार्मिक कार्यों जैसे स्कूल, क्या भैया, जैसे स्कूल की बात करें, किसकी बात करें? स्कूल की बात करें, कब्रिस्तान की बात करें। भाई इस्लाम धर्म में क्या है कि जो लॉस है यानी इंसान को मरने के बाद जलाया नहीं जाता है, गाड़ दिया जाता है। इंसान को मरने के बाद जलाया नहीं जाता, गाड़ दिया जाता है, इस्लाम धर्म कहता है। तो उसके लिए कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। सामाजिक कार्य, भाई सभी के घर के व्यक्ति जो मर जा रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, अब उनको गाड़ा जा रहा है, तो भैया कब्रिस्तान या स्कूल या मस्जिद या अनाथालय जिनकी, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप या जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए अनाथालय आदि बनवाने की जिम्मेदारी सदस्य की, समुदाय की, वक्फ बोर्ड की होती थी। लेकिन जो सदस्य दान करता था वो निर्णय लेता था। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या आपको वक्फ बोर्ड समझ में आया कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा बोर्ड जिससे गरीब मुसलमानों की, इस्लाम धर्म के लोगों की देखरेख, उनके विकास से संबंधित आयोजन प्रायोजन करने की एक संस्था हुआ करती थी। भाई अगर ये वक्फ बोर्ड के नियम कानून बहुत अच्छे होते तो आज बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे, जो गरीब है वो गरीब न रह गए होते। इसलिए इस कानून में कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से बदलाव करना पड़ा। अब देखो कानून का दुरुपयोग कैसे हुआ। कानून का दुरुपयोग कुछ इस प्रकार से हुआ, जो वक्फ बोर्ड में कानून में एक धारा 40 थी। धारा 40 के तहत क्या था कि जैसे धारा 40 का काम था कि सीधे कोई जमीन वक्फ बोर्ड की बना दी जाती थी, होती नहीं थी, उसके बाद भी बना दी जाती थी धारा 40 के तहत। क्योंकि भैया धारा 40 कहता है कि आप इस कानून के तहत कहीं भी अपील नहीं कर सकते। एक इन्हीं के अंदर ट्रिब्यूनल कोर्ट हुआ करता था, इन्हीं के सदस्य होते थे। इनमें ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। और ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या करता था? फैसला दे देता था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जैसे हमारी संस्थान, हमारा कोचिंग है और ये हमारी कोचिंग, कल को कोई वक्फ बोर्ड वाला आके बोल दे कि भैया ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसे आप खाली कर दो, तो हम केवल उन्हीं के यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही क्या कर सकते थे, जो है केस कर सकते थे, या ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके अपनी अर्जी लगा सकते थे
और वो कोर्ट क्या करता था, बाद में खुद ब खुद कह देता था कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, दादा बाबा के समय की है, तो हमें वो छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब हम उस संपत्ति पर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या उससे अपर या उस लेवल के अपर कोर्ट में, कहीं भी हम अपील कर सकते हैं और उसकी जांच होगी। अब क्या है, देखो एक बार की बात है कि 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से वक्फ बोर्ड के ब्यौरे के बारे में मांगा गया, लेकिन उसमें 8 राज्य ही वक्फ बोर्ड का ब्यौरा दे पाए, डेटा दे पाए। धारा 40 के तहत उनके पास 515 संपत्तियां दर्ज थी। बात तो समझ में आएगी ना, यह बात आपको समझनी है। अब क्या है, इसमें और भी बातें हैं, जैसे देखो जरूरी क्या है, जरूरी सोचने वाली बात यह है कि एक सिंगापुर है जहां 200 वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां से 42.7 करोड़ की आमदनी हो रही है, और एक अपना भारत है जहां पर तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। भारत में या तो सबसे ज्यादा रेलवे के पास जमीन है, या फिर सेना के पास है, या फिर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। तो ऐसे में भारत केवल 163 करोड़ की आमदनी ही क्यों करता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जो जमीन पर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर या रिजॉर्ट या जो भवन निर्माण किए गए, वहां से आमदनी तो होती है। आप क्यों इतना ज्यादा नहीं दिखा रहे? ये सारी चीजों की वजह से इसमें संशोधन करना पड़ा। अब मैं आपको बताऊं, संशोधन ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया। लोकसभा में कोई बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के लिए वो हस्ताक्षर के लिए जाता है। अब मैं बता दूं कि जब किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया तो विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। जेपीसी का एक क्या किया गया, कमेटी का निर्माण किया गया। जेपीसी कमेटी क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या है? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी एक ऐसी संस्था होती है जो संसद के समान अधिकार रखती है। अब ध्यान देना, संसद के समान अधिकार रखती है, इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, जेपीसी के ये सब दैनिक भास्कर आदि सारी जगहों से स्रोत लिए गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। जेपीसी के पास अधिकार क्या है, ताकत क्या है? जेपीसी को किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार होता है, और जेपीसी किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अगर वो व्यक्ति, संस्था या पक्ष या जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो ये संसद की अवमानना मानी जाती है, यानी संसद के बराबर अवमानना मानी जाती है। अब इसके लिए जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों में मांग सकता है। सबूत के लिए बुलाने पर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के फैसले को अंतिम माना जाता है। अब अध्यक्ष कौन होता है जेपीसी का? जेपीसी का अध्यक्ष है, ऐसे हम कहें जेपीसी कमेटी बनाई कैसे जाती है? जेपीसी कमेटी कैसे बनाई जाती है? तो भैया आपको पता होगा, भारत में पक्ष और विपक्ष है। पक्ष का मतलब ये होता है जिसकी सरकार होती है, विपक्ष का मतलब जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है। तो जेपीसी में क्या होता है कि कुछ पक्ष के लोग होते हैं, कुछ विपक्ष के लोग होते हैं, इनको मिलाकर किसी भी ऐसे कहें कोई घोटाला हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई बिल बनाना हो, कहीं जांच करनी हो और जिसको उच्च लेवल की जांच करनी हो, तो उसके लिए जेपीसी का गठन किया जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य होते हैं। क्योंकि जांच प्रत्यक्ष और पारदर्शिता कैसे होगी? अगर एक ही समुदाय के लोग और एक ही पक्ष के लोग होंगे तब तो जैसा चाहे वैसा पक्ष वैसा ही कानून बना दे, वैसा ही नियम ला दे। इसलिए इस जेपीसी में दोनों तरफ के, दोनों साइड के लोग होते हैं। अब देखो, सबसे पहले जेपीसी अगस्त 1947 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। उस समय कांग्रेस के राजनेता बी शंकरन ने
की थी इसकी अध्यक्षता, और इसका गठन 6 अगस्त 1987 को लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत के द्वारा पेश किया गया था। यह बात आपको समझ में आए, जेपीसी का गठन सर्वप्रथम 6 अगस्त 1987 को हुआ था और जेपीसी आज उसी कार्य में लगी रहती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। यह बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो, वक्फ बोर्ड के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी उसमें 30+ सदस्य थे, बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहीं और समझा दूं, इसमें जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक नामित कर दिया जाता है जिस पर सबकी मंजूरी होती है। यह बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अब देखो, जेपीसी ने क्या किया भाई, जब किरण रिजिजू ने बिल पेश किया लोकसभा में किरण रिजिजू ने बिल को पेश किया, हंगामा हुआ तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। तो 9 अगस्त 2024 को एक 31 मेंबर, कितने मेंबर, 31 मेंबर के साथ ये जेपीसी बना दी गई। अब ये जेपीसी अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक काम करती है और कमेटी ने 34 बैठकें की। इस जेपीसी ने कितनी बैठक की, 34 बैठकें की और कई राज्यों का दौरा किया, कई इस्लामिक विद्वान और कानूनों से जानकारों से चर्चा भी की। अब भाई जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कोई घटना घटती है तो क्या होता है, लोगों से पूछा ही तो जाता है। किसी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए स्रोत कैसे मिलेगा भाई, हमसे पूछे, आपसे पूछे, फलनवा से पूछे, कलुआ से पूछे, सबसे पूछा जाता है कि नहीं पूछा, भैया कैसे हो गया ये घटना। तो जेपीसी वही की, कई राज्यों का दौरा की, कई इस्लामिक जानकारों से बातचीत की और आदि सारी चीजें जेपीसी ने की और इसको करने में अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक का समय लगा। अब ध्यान देना, इसमें 34 बैठकें हुई थी। 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला, अब आप एक सवाल और याद कर सकते हैं कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है भैया, ओम बिरला है, तो सौंपी। और यह 655 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए, वही विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। यानी जो सत्ता पक्ष थी उसमें से 14 संशोधन करवाई और विपक्ष ने इसको पूरा फर्जी बता दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। विपक्ष पक्ष मतलब बीजेपी और विपक्ष मतलब कांग्रेस। इस समय बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं है, लेकिन सरकार उन्हीं की है जिन्होंने गठबंधन में बनाई है। अब देखिए 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री, अब एक बात और आप यहीं याद कर सकते हैं हाल ही के एग्जाम के लिए कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। अब भाई घर में कोनो घटना होगी, कोनो चर्चा होगा, कोनो कार्यक्रम होगा तो घर का बड़ा सदस्य ही तो लेगा, जो गृह मंत्री होगा। यानी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने घोषणा की कि बिल में, जो संसद में बिल पेश होने वाला है, और कौन सा बिल पेश होगा, वक्फ बोर्ड का बिल पेश होगा। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाना है। अब क्या हुआ, ऐसे में 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बिल लाने के लिए तैयार है एकदम। अब देखिए क्या हुआ, 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पेश हो गया। ऐसे में लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को बिल पेश हो गया, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित करने के लिए। अब देखो जब बिल पेश हो गया, अब बिल पेश होने के बाद ऐसे में बिल पेश हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 5 अप्रैल। ध्यान देना, इसके लिए कुछ सदस्यों का ऐसे कहें वोटिंग की भी जरूरत है, बहुमत की जरूरत है। कोई बिल कैसे पेश होता है इसे भी हम समझते हैं, तो चलो ये कैसे बिल पेश होता है इसे समझते हैं। मैंने आपको दिखाया, देखो लोकसभा, पहले कोई बिल लोकसभा में पेश होती है तो जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो है लोकसभा में बिल पेश किया। वक्फ बिल पर वोटिंग कैसे पड़ी, कुल 520 सदस्यों ने वोटिंग की वक्फ बिल पर, और जिसमें पक्ष में 288 लोग थे और विपक्ष में कुल 232 लोग थे।
अब देखिए वक्त संशोधन बिल, राज्यसभा में जो पक्ष का नंबर गेम होता है, पक्ष विपक्ष का, कोई बिल कैसे पेश होगा कि नहीं होगा। अब देखो 236 सांसद थे राज्यसभा में, कोई बिल सबसे पहले कहां पेश हुई, लोकसभा में, फिर कहां आएगी, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में आई, 236 सांसद थे, जिसमें बीजेपी के 115 सदस्य थे और उसमें 6 सदस्य थे जो नॉमिनेट थे। नॉमिनेट मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे तो 6 सदस्यों को या 6 से अधिक सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती है। अब देखो बीजेपी के पास कुल 115 वोट थे और 6 सदस्यों को नॉमिनेट किया, और कांग्रेस के पास कुल 85 सदस्य थे, अन्य कितने हैं, 30 है। अब देखो कोई बिल पेश होने के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन कितना चाहिए, 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब बीजेपी के पास 115 + 6 = 121 सदस्यों का समर्थन है। अगर ये 6 ना करते तो बिल पेश ना होता। अब मैं आपको यही एक ट्रिक बताता हूं, सरला मतलब होता है संसद। अब संसद, राज्यसभा और लोकसभा, देखो ये है 79, ये है 80 और ये है 81, ये 3 अनुच्छेद आप याद कर सकते हैं यहां से, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूं कि यह जो राज्यसभा, जो यह बिल पेश हुआ, यह बिल पेश होने का कारण है, और बिल पेश हो गया, और आप देखेंगे 5 अप्रैल 2025 को यह बिल पारित भी हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है भैया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति, और उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इस पर मंजूरी दे दी। अब क्या है, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के बारे में समझते हैं। देखो वक्फ बोर्ड का मतलब ये है भैया, जैसे इसमें बड़े समस्या वाली बात ये थी कि जैसे कोई कानून ऐसे भी ना हो कि जिसमें सबसे ज्यादा उसी का अधिकार हो और भी लोगों का नुकसान होता रहे। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँ कि जैसे देखो कोई जमीन है और हमारा कोई वारिस नहीं है, तो वह हमारी जमीन हम जिसको चाहें उसको दान कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या था, अगर हमारा कोई औलाद नहीं, हमारे कोई खानदान में और कोई नहीं, यानी हमारी कोई संतान नहीं, हमारी अगली पीढ़ी नहीं, तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती थी। या जिस खानदान में महिला ही केवल हो, उनका कोई वारिस ना हो, तो वह जमीन वह वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती थी। अब वक्फ बोर्ड उस पर जो चाहे सो कर सकता था मनमानी। लेकिन अब क्या है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की तब तक नहीं होगी जब तक उसका मालिक उसको देगा नहीं। अपने आप से कोई जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। पहले क्या था, अगर इस जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, भले ही उसका मालिक चाहे जो हो। अब क्या है, वक्फ बोर्ड का अधिकार सबको होगा। अगर आपके घर में केवल महिलाएं हैं तो वो महिलाएं अगर चाहेंगी तभी जमीन आपकी वक्फ बोर्ड की जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अब क्या है, और बहुत सारे बदलाव मैं बताने वाला हूं आपको, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक बात और, एक आंकड़ा जो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है कि भारत में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो रेलवे के पास है। आप देखते हैं रेलवे से यात्रा करते हैं तो उसमें कोई भेदभाव तो होता नहीं, सब आओ सब जाओ, गरीब हो अमीर हो सब। रेलवे लाइन के अगल बगल भी जो जमीनें होती हैं वो रेलवे की हैं, बिल्कुल रेलवे की होनी चाहिए। भैया हमारी सुविधा के लिए ही किया जा रहा है, हमारी सुविधाओं के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए रेलवे अगल बगल जमीन ले, और जमीन लेता है तो पैसा भी देता है। यह संपत्ति 33 लाख एकड़ रेलवे के पास कुल जमीन है, और दूसरी जमीन सेना के पास है, डिफेंस के पास है, यानी सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास 17 एकड़ जमीन है। और तीसरे नंबर में भारत है, और भारत में कुल 9.4 लाख एकड़, करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन भारत के पास है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। और एक चीज मैं बताऊं, भारत में कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन उत्तर प्रदेश में है। अब देखो हम लोग उत्तर प्रदेश से है ना, हम लोग उत्तर प्रदेश हैं, तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ को है। ये 2,17,161 कुछ इस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, और ऐसे में इस जमीन से जो होने वाला आय है उससे गरीब मुसलमानों की देखरेख नहीं होती है, कुछ लोग ही इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए ऐसा करने को मजबूर हुई सरकार। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं
ये जो वक्फ बोर्ड है वो दो प्रकार से है। केंद्र के अलग, केंद्र में एक, सेंट्रल में एक वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम है और अलग अलग राज्यों का अलग अलग वक्फ बोर्ड है। अब देखो केंद्र में वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल, इसके चेयरमैन या अध्यक्ष जो होता है वो अल्पसंख्यक मंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री होता है, वो है कौन है, किरण रिजिजू इस समय। और जो एक सेक्रेटरी होते हैं वो SP सिंह तेवतिया हैं। केंद्र में एक सेक्रेटरी और एक चेयरमैन होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो भाई केंद्र में इसका बहुत विशेष काम है नहीं, जब अपना खुद का कानून है तो और 8 सदस्य जो हो, खाली संस्थान है सीट। अब मैं बात करूं इस स्टेट लेवल में जो वक्फ बोर्ड है उसका अलग अलग लोग अलग अलग कानून अपना अपना है। अब सरकार ने इसी पर संशोधन किया है। यहाँ पर एक चेयरमैन होता है, एक CEO होता है और अन्य सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य क्या होते थे, मुस्लिम होते थे। लेकिन अब क्या है कि जो चेयरमैन होगा या जो सेंट्रल जो स्टेट वक्फ बोर्ड का जो हेड होगा, मेन होगा, वो वहां का DM होगा। DM मतलब उसी सरकार, DM मतलब सरकार। अब जो यहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड का हेड होगा वो वहां का DM होगा। कौन होगा भैया, DM होगा। अब DM कोई भी कास्ट का हो, लेकिन पहले क्या होता था, वो चेयरमैन उसी कास्ट का होता था, वक्फ बोर्ड का, इस्लाम धर्म का, मुस्लिम भी होता था। अब यहाँ का DM यानी कलेक्टर ही उसकी देखरेख करेगा और जो भी कार्य होगा। अब क्या है, इस वक्फ बोर्ड में क्या होता था कि पहले सभी मुस्लिम होते थे, लेकिन अब क्या है कि 2 महिला सदस्य होंगी मुस्लिम की और 2 अन्य सदस्य अन्य समुदाय से होंगे। यह बातें आपको समझ में आई। देखो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर 4 नए संशोधन जो बहुत जरूरी थे वो देखो क्या है। नए पुराने संशोधन में 4 बड़ा। पहला क्या था, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर सेक्शन 40 धारा 40 के तहत रीजन टू बिलीव के तहत अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है तो जो मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकता था। लेकिन अब क्या है, अब नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। मैंने आपको बताया ना। अगला क्या था, तो भाई ये जरूरी है, बिल्कुल हमारी जमीन है, आप कह दो आप ही मालिक, आप ही करता धरता, तो सब आप कर लोगे ही। अब हमारे पास भाई भारत में कोर्ट की क्या जरूरत है, फिर न्यायालय की क्या जरूरत है, जज की क्या जरूरत है, जब सब आप ही हो। इसलिए यह बहुत जरूरी था। अगला देखो, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। भाई कहते नहीं क्रिकेट में अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाता है, लेकिन अब क्या है, तीसरी आंख हो गई है। 2 अंपायर के साथ साथ एक भैया थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर होता है, तो उसका निर्णय लिया जाएगा यदि आप ऑब्जेक्शन करोगे। तो वैसे यहां पर भी अब आप ऑब्जेक्शन करोगे तो सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, अन्य ऊपरी कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। अच्छा है कि नहीं है, बिल्कुल अच्छा भाई। अब देखो, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं, ये नहीं, बिल्कुल गलत है, आखिरी उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत सही। अगला, किसी जमीन पर मालिक हो या उसका उपयोग, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए अगर किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान ना की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद क्यों ना बनी हो। पहले क्या होता था, मस्जिद है वक्फ बोर्ड की है, चलो काम खत्म तुम्हारा। लेकिन अब मस्जिद हो, जो भी हो, जो मन करे सो, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं होगी जब तक आप दोगे नहीं। अगला, ये देखो खतरनाक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोग की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब क्या है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य 2 धर्म के लोग यानी 2 सदस्य शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वक्फ बोर्ड में कितनी महिला सदस्य, 2 महिला सदस्य, अन्य धर्मों से कितने लोग, 2 सदस्य तो होते हैं। और एक DM जो होता है वो चेयरमैन होगा। इसमें हर प्रत्येक राज्य का DM उस वक्फ बोर्ड का क्या होगा, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में
वक्फ बोर्ड के बारे में संबंधित बता दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर सेंड करें ताकि वक्फ बोर्ड के बारे में उन्हें पता चले। और बिल्कुल ऐसा कोई कानून बिल्कुल ना हो भारत में जिससे किसी एक विशेष समुदाय का नुकसान हो और किसी एक विशेष समुदाय का फायदा हो, क्योंकि हर एक जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय आदि में गरीब और अमीर लोग हैं। यदि ऐसा सब में होता रहा तो कुछ लोग अमीर के अमीर होते, कुछ लोग आगे के आगे रहेंगे, बाकी सभी लोग पीछे होते चले जाएंगे। क्योंकि भैया सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो भैया सबको देखकर चलना है, ऐसा कानून होना चाहिए। क्योंकि भारत एक भैया गणतंत्र देश है, तो भैया गणतंत्र देश के ही हिसाब से चलना चाहिए, वरना फिर इसमें कानून की क्या जरूरत है। आशा करते हैं कि यह वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी सेंड करें ताकि उन तक भी ये पहुंचे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।